वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सौंदर्य की नदी नर्मदा पढ़ने जा रहे हैं। ये सौंदर्य की नदी नर्मदा हम पूरी बुक का अध्ययन करेंगे, लेकिन किस तरह से हमको अध्ययन करना है वो अब हम करने जा रहे हैं। देखो, सौंदर्य की जो नदी नर्मदा है ये किसने लिखी है। सर्वप्रथम क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई है। तो शांति निकेतन से कला का अध्ययन प्राप्त किए हुए श्री अमृतलाल बेगड़ लंबे समय तक चित्रकला के अध्यापक रहे। केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको कराऊंगी। शांति निकेतन से कला का अध्ययन प्राप्त किए हुए श्री अमृतलाल बेगड़ लंबे समय तक चित्रकला के अध्यापक रहे। क्वेश्चन मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि अमृतलाल बेगड़ ने कहाँ से अध्ययन किया था। तो कहाँ से अध्ययन किया था, शांति निकेतन से कला का अध्ययन किया था। और वो लंबे समय तक किसके अध्यापक रहे थे, तो वो चित्रकला के अध्यापक रहे। ये पूरी पंक्ति क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, चित्रकला के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित। उनको कौन सा सम्मान मिला था, उनको मिला था शिखर सम्मान। 1994 से 95 तक सम्मानित। कौन सी ईस्वी में सम्मानित हुए थे वो, 94 या 95। और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा सम्मानित हुए थे। और किसके लिए हुए थे, चित्रकला के लिए हुए थे। और वो चित्रकला के क्या रहे थे, अध्यापक रहे थे। और कौन सा सम्मान मिला था, शिखर सम्मान मिला था। श्री बेगड़ ने नर्मदा पदयात्रा वृत्तांत की कितनी पुस्तकें बताई गई हैं, इस पुस्तक में 2 पुस्तकें बताई गई हैं। एक तो है सौंदर्य की नदी और दूसरी कौन सी है, अमृतस्य नर्मदा। सौंदर्य की नदी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगी हुई है, इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 पुस्तकें जो सौंदर्य की नदी एवं अमृतस्य नर्मदा हिंदी एवं गुजराती में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी एवं गुजराती में लिखी थी। फिर आगे देखो क्या बताया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार। अब देखो उनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमने शिखर सम्मान पढ़ लिया और दूसरा कौन सा मिला था, मध्य प्रदेश द्वारा ही साहित्य परिषद के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार मिला है जो कि 1992 में मिला है। और साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ है 2004 में। साहित्य अकादमी 2004 में पुरस्कृत मतलब उनको पुरस्कार मिल चुका है। श्री बेगड़ पुनः सपत्नीक नर्मदा की पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार तो पदयात्रा कर ली है, लेकिन वो पुनः अपनी पत्नी के साथ नर्मदा की क्या कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान से आपको महापंडित राहुल के नाम से भी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब इस किताब में देखो विषय सूची दी गई है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इस विषय सूची के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने आएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना हर किताब की पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रस्तावना में से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है हमारा लेखकीय, फिर इसके बाद हमारा आएगा नैन न तिरुपत बेल। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर लेखकीय पढ़ेंगे, लेखक का कथन क्या रहा है, फिर नैन न तिरुपत बेल के नाम से दे रखा है, और फिर हम पढ़ेंगे नर्मदा की बात। और फिर नर्मदा की बात उन्होंने कितने खंडों में व्यक्त की है, कितने उन्होंने बनाए हैं, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा की बात में सबसे पहले उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, जबलपुर से मंडला। सर्वप्रथम यात्रा उनकी कहाँ की थी, जबलपुर से मंडला। दूसरे नंबर पे क्या थी, मंडला से छिनगांव। और तीसरे नंबर पे क्या थी, छिनगांव से अमरकंटक की थी। चौथे नंबर पे अमरकंटक से डिंडोरी की थी।
5वें नंबर पे उन्होंने की थी डिंडोरी से महाराजपुर, जिसे हमने मंडला कहा है। 6ठे नंबर पे उन्होंने की थी महाराजपुर से ग्वारी घाट अर्थात जबलपुर की यात्रा की थी। 7 नंबर पे उन्होंने की थी ग्वारी घाट से बरमान घाट की। और 8 नंबर पे उन्होंने यात्रा की थी बरमान घाट से सांडिया की। और 9th नंबर पे उन्होंने की थी, टोटल 22 हैं इसमें, 9th नंबर पे उन्होंने की थी सांडिया से होशंगाबाद की। और 10 नंबर पे उन्होंने की थी होशंगाबाद से हंडिया की। और 11 नंबर पे उन्होंने की थी हंडिया से ओंकारेश्वर की, ये हंडिया है। 12 नंबर पे उन्होंने की थी ओंकारेश्वर से खलघाट। और 13 नंबर पे उन्होंने की थी खलघाट से बोरखेड़ी। और 14 नंबर पे उन्होंने की थी बोरखेड़ी से केली। और 15वें नंबर पे उन्होंने की थी केली से सूलपाड़ेश्वर। और 16वें नंबर पे उन्होंने की थी केवल सूलपाड़ेश्वर के बारे में उन्होंने बताया। 17 में उन्होंने सूलपाड़ेश्वर से कबीरवड। 18 में उन्होंने कबीरवड से बिमलेश्वर। और 19 में बिमलेश्वर से मीठी तलाई अर्थात समुद्र यात्रा के बारे में बताया। और 20 जो है वो मीठी तलाई से कोलियाद है। और 21 कोलियाड से भरूच है। 21 क्या है? कोलियाड से भरूच। इसमें टोटल 22 है। गिनती में थोड़ी हम पे गलती हो गई है। इसमें टोटल कितने हैं? 22। एक बार और देख लेते हैं, इसमें केवल कितने हैं? 22 या 21। कहीं पर 21 मिलते हैं, कहीं पर 22 मिलते हैं। देखो, जबलपुर से मंडला 1, मंडला से छिनगांव 2, छिनगांव से अमरकंटक 3, अमरकंटक से डिंडोरी 4, डिंडोरी से महाराजपुर 5, महाराजपुर से ग्वारी घाट 6, ग्वारी घाट से बरमान घाट 7, बरमान घाट से सांडिया 8, सांडिया से होशंगाबाद 9, होशंगाबाद से हंडिया 10, हंडिया से ओंकारेश्वर 11, ओंकारेश्वर से खलघाट 12, खलघाट से बोरखेड़ी 13, बोरखेड़ी से केली 14, केली से सूलपाड़ेश्वर 15, सूलपाड़ेश्वर 16, सूलपाड़ेश्वर से कबीरवड 17, कबीरवड से बिमलेश्वर 18, बिमलेश्वर से मीठी तलाई समुद्र यात्रा 19, मीठी तलाई से कोलियाड 20, कोलियाड से भरूच 21। इसमें 21 आ रहे हैं, तो कितनी हो गई? इसमें 21 हो गई। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। तो इसमें प्रारंभ में क्या बताई गई है? सौंदर्य की नदी नर्मदा में प्रस्तावना बताई गई है। प्रस्तावना के बाद क्या है? लेखिकीय कथन है। लेखिकीय कथन के बाद नैन न तिरपत भेल है। और नैन न तिरपत भेल के बाद क्या है? नर्मदा की बात है। नैन न तिरपत भेल के बाद क्या पढ़ते हैं हम? नर्मदा की बात पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की। इसमें प्रस्तावना किस तरह से आपको दी गई है, तो प्रस्तावना में हम देखते हैं। देखो क्या बताया गया है। प्रस्तुत कृति नर्मदा के सौंदर्य के साक्षात्कार के जीवंत अनुभवों की सहज संवेद्य प्रस्तुति है। प्रस्तुत कृति क्या है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना में क्या बताया गया है? जो ये इस कृति में बताया गया है वो क्या बताया गया है? वो नर्मदा के सौंदर्य के साक्षात्कार के जीवंत अनुभवों की क्या बताई गई है? सहज संवेदन प्रस्तुति बताई गई है। जो अमृतलाल बेगर थे, जो उन्होंने अनुभव किया था, वो उन्होंने अनुभव किसमें साझा किया है? अपना अनुभव, जो उनको संवेदना महसूस हुई थी, वो उन्होंने किसमें प्रस्तुत की है? अपनी कृति नर्मदा के सौंदर्य में उन्होंने प्रस्तुत किया है। दृश्य और दृष्टा की रागात्मकता में पाठक को आत्मीय साझेदारी का आमंत्रण देती इस कृति में साहित्य और चित्र दोनों की विशेषताओं का क्या है? अंतर ग्रंथन है। जब हम इस कृति को पढ़ते हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा को, तो हमको क्या महसूस होता है? हमको क्या महसूस होता है? हमको नर्मदा से एक रागात्मकता संबंध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक आत्मीय संबंध उत्पन्न हो जाता है। और उस आत्मीय संबंध क्यों उत्पन्न हो जाता है? हम उसमें साहित्य तो पढ़ते ही हैं कि नर्मदा का सौंदर्य कैसा है, उनको कैसा महसूस हुआ, और उन्होंने जो चित्र उकेरे हैं उन दोनों की विशेषताओं का इनमें क्या हुआ है? गुंफन हुआ है।
अब देखो, नदियों को हमने क्या माना है? माँ माना है। नर्मदा का महात्म्य और उसके प्रवाह की विविध छवियां अंकन के विषय रहे हैं। लेखक ने क्या किया है? नदियों को हमने सदैव से क्या माना है? माँ माना है। और नर्मदा का क्या बताया है? लेखक ने इस कृति में महत्व बताया है और उसके प्रवाह की क्या करी है? विविध छवियां अंकन की है। ये अंकन करना ही क्या रहा है? लेखक का विषय रहा है। नर्मदा की महिमा के प्रति लेखक के कृतज्ञ भाव और उसके सौंदर्य के साक्षात्कार से उत्पन्न भाव जो उत्पन्न हुए हैं, किसके अंदर? लेखक के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो उसने क्या है? इस कृति में प्रकट कर दिए हैं, जिससे कृति को क्या मिल गई है? एक विशिष्ट पहचान मिल गई है। हमारा भी फिर क्या करता है? मन करता है। कैसा मन करता है? कि हम भी नर्मदा के सौंदर्य को जाकर देख कर आए कि नर्मदा कैसी नदी है और उसका सौंदर्य कैसा है। तो महिमा लेखक ने इस तरह से प्रस्तुत की है कि जो पाठकगण हैं वो भी क्या हो जाते हैं? उससे बंध जाते हैं और वो भी नर्मदा के सौंदर्य का क्या करते हैं? बखान करने लगते हैं और नर्मदा के सौंदर्य को देखने के लिए नर्मदा नदी पर भी पहुंच जाते हैं। नर्मदा की यात्रा करने भी चले जाते हैं। कई लेखकों को तो इतना, लेखक की इस कृति को पढ़कर पाठकगण को इतना आत्मीयता अनुभव हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हम भी नर्मदा की यात्रा कर आए। अब देखो, रस में तथ्य अथवा तथ्यात्मक रस है। इस कृति को पढ़ना एक सहचर के रूप में एक यात्री के रचनात्मक अनुभवों में सुखद साझेदारी करना है। जब हम इस कृति को पढ़ते हैं तो एक सहचर के रूप में पढ़ते हैं। हम इसको एक सहचर के रूप में पढ़ते हैं, एक यात्री के अनुभवों को हम ग्रहण करते हैं, तो हमको भी किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। इसलिए तो जहाँ भी हम यात्रा करने जाएं तो हमें अपने यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी हमने दृश्य देखे हैं, उन सबको हमको क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, जिससे क्या है और लोगों के अंदर भी उसको देखने की उमंग, उत्साह क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, इस अनुपम कृति के लिए लेखक को हम इसकी सामूहिक बधाई। अब इस अनुपम कृति के लिए प्रस्तावना में क्या बताया गया है? लेखक के बारे में बताया गया है कि लेखक ने ऐसी अनुपम कृति दी है कि हम लेखक को के लिए इसको क्या देना चाहते हैं? सामूहिक बधाई देना चाहते हैं। हम प्रसन्न है कि हम अपने पाठकों को क्या दे रहे हैं? एक पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक सौंप रहे हैं, जिसमें कि क्या है? नर्मदा के सौंदर्य का संग्रहण किया गया है। ऐसी पुस्तक हम किसको सौंप रहे हैं? अपने पाठकों को सौंप रहे हैं और पाठक इसको पढ़कर क्या करेंगे? सुख की अनुभूति करेंगे और वे नर्मदा के सौंदर्य को देखने, प्रत्यक्ष रूप से देखने भी पहुंच सकते हैं। अब देखो, ये तो हमने क्या पढ़ी? प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना के बाद इसमें क्या दिया गया है? लेखकीय कथन, जो स्वयं अमृतलाल बेगड़ ने अपने शब्दों में कहा है। तो लेखकीय कथन में हम क्या पढ़ते हैं? अमृतलाल बेगड़ के कथन। अमृतलाल बेगड़ इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो उन्होंने स्वयं लिखी है? कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? लेखक देखो क्या कह रहा है, यात्रा तो जोखिम भरी है। क्यों जोखिम भरी है? कि पूरे जितनी भी किलोमीटर की यात्रा थी, लेखक ने कैसे पार की? पैदल परिक्रमा देकर पार की। तो लेखक ये पूछ रहा है, अपने आप से ही पूछ रहा है कि ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया है। तो कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? ये उपर्युक्त कथन किस में से लिया गया है? प्रस्तावना में से लिया गया है, लेखकीय कथन में से लिया गया है, नैना तिरुपत बेल में से लिया गया है, या फिर आपसे कहा जाएगा नर्मदा की बात में से लिया गया है? इसलिए अब मैं इसको आपको बता रही हूँ। तो ये किस में से लिया गया है? लेखकीय में से लिया गया है। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? और हर बार मेरा क्या उत्तर होता है? अगर मैं ये यात्रा ना करता तो मेरा जीवन क्या होता? व्यर्थ जाता। लेखक क्या कह रहा है? अगर मैं इस यात्रा को नहीं करता तो मैं अपने जीवन को व्यर्थ मानता। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि हमने जन्म लिया है तो हमें जीवन में ऐसा काम करके जाएं जिससे कि समाज में क्या मिले, कुछ हम समाज को देकर जाएं। लेते तो है ही हम समाज से, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम समाज को कुछ ऐसा देकर जाएं जिससे समाज क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी भी हमको याद करे।
अब देखो अमृतलाल बेगड़ को याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? इस पुस्तक के माध्यम से अमृतलाल बेगड़ आज भी याद किए जा रहे हैं। और लेखक को याद क्यों किया जाता है? उसकी कोई पुस्तक है जो जिसका कि उसने अनुभव किया है और जो वो पाठ्यक्रम में लगा दी जाती है, तो लेखक के सारे अनुभव हम लोगों के साथ क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। हर बार मेरा उत्तर होता है, अगर मैं ये यात्रा ना करता तो मेरा जीवन कैसा होता? व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वे काम करना ही चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम के लिए बना होता है, उसे अपनी खूबी पहचाननी चाहिए कि मैं किस काम के लिए बना हुआ हूँ। और जब वो अपनी खुद की पहचान बना लेता है कि मेरा तो यही काम है, तो उस व्यक्ति को उसी काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी को एक ना एक टैलेंट देकर इस ज़मीन पर उतारते हैं। तो लेखक क्या कह रहा है? अगर मैं इस काम को नहीं करता तो मुझे क्या होता? इस यात्रा को नहीं करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वे काम करना ही चाहिए। और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिए बना हूँ। लेखक क्या कह रहा है? मैं तो नर्मदा की पदयात्रा के लिए बनाऊँ। ये सारे लेखकीय कथन है। किंतु जब तक इस सत्य का पता मुझे चलता, मैं 50 के करीब पहुंच चुका था। लेखक की उम्र क्या हो गई जब उसको इस सत्य का पता चला कि मैं तो नर्मदा की यात्रा के लिए बना हूँ? लेखक की उम्र हो गई 50 के करीब। प्रथम पदयात्रा मैंने 1977 में की और अंतिम 1987 में। इसको आप याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। जब लेखक को इस बात का पता चला तो वो कितने साल का हो चुका था? 50 के करीब का हो चुका था। प्रथम पदयात्रा लेखक ने कब की? 1977 में की थी। और अंतिम कब की थी? 1987 में की थी। इन 11 वर्षों के दौरान की गई 10 यात्राओं का इस पुस्तक में क्या किया गया है? विवरण बताया गया है। इन 11 वर्ष के दौरान की गई 10 यात्राओं का इस पुस्तक में क्या है? वृत्तांत है। इस पुस्तक में साथ ही कुछ रेखांकन भी हैं जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किए। इस पुस्तक में क्या है? कुछ फोटोग्राफी भी दे रखी है जो कि लेखक ने क्या है? यात्राओं के दौरान किए थे। वो फोटोग्राफी हमारे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों के पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए फोटोग्राफी को मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। इस पुस्तक में कुछ रेखांकन भी हैं जो मैंने इन यात्राओं के दौरान किया है। रेखांकन क्या है? नर्मदा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लेखक ने कुछ स्केच बनाए हैं। नर्मदा तट का भूगोल तेजी से बदल रहा है। बरगी बांध के कारण नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व नहीं रहा। ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। कौन से बांध के कारण नर्मदा तट के गांव का अस्तित्व नहीं रहा? कौन सा गांव बन रहा था? बरगी बांध। कौन सा गांव बन रहा था? बरगी बांध के कारण। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांधों के कारण, अब देखो, नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांधों के कारण अनेक गांवों का तथा नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किसके कारण ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बांधों के कारण अनेक गांवों का, जो कि नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारे पर बसे हुए हैं, उनका क्या हो जाएगा? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब मैंने ये यात्राएं की थी तब तक एक गाँव डूबा नहीं था। जब मतलब लेखक ने यात्रा शुरू की थी जब तक एक भी गाँव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी लाखों वर्ष पूर्व थी। लेखक अपने अनुभव साझा कर रहा है कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी जब तक कोई गांव डूबा नहीं था। नर्मदा बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी लाखों वर्ष पूर्व थी। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों पर सजोकर रख दिया है। लेखक देखो क्या कह रहा है कि मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि नर्मदा के उस विलुप्त होते सौंदर्य को मैंने सदा के लिए इन पृष्ठों पर सजोकर रख दिया है। क्यों रख दिया है? अब देखो, ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो सभी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और सभी लोगों को पता चल रहा है नर्मदा का सौंदर्य। तो इस सौंदर्य को लेखक ने किस पर अंकित कर दिया है? पृष्ठों पर सजोकर रख दिया है। इसमें जो कुछ अच्छा है
वह नर्मदा का है सौंदर्य उसका और भूल चूक मेरी। लेखक क्या कह रहा है इसमें, जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है सौंदर्य उसका, भूल चूक मेरी। ये बात किसने कही थी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये अमृतलाल बेगड़ की स्वयं की बात है, लेखकीय कथन है ये। तो कौन कहेगा, अमृतलाल बेगड़ कहेगा। इसमें जो कुछ अच्छा है वह नर्मदा का है सौंदर्य उसका, भूल चूक मेरी। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने सौंदर्य की नदी नर्मदा आपको प्रारंभ करवा दी है। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सौंदर्य की नदी नर्मदा की प्रस्तावना पढ़ी कि प्रस्तावना में लेखक ने क्या बताया है। प्रस्तावना में लेखक ने क्या बताया था, सौंदर्य की नदी नर्मदा के सौंदर्य के बारे में बताया था कि भावों का संवेदन और सौंदर्य की नदी नर्मदा दोनों का अंतर्गुम्फन किस प्रकार से लेखक ने किया है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेखकीय कथन पढ़ा। लेखकीय कथन पढ़ा और उससे पहले मैंने आपको विषय सूची पूरी बता दी कि इसमें सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक क्या कहना चाहता है। सबसे पहले लेखक प्रस्तावना को बताएगा, फिर मतलब लेखकीय कथन को बताएगा, तीसरे नंबर पे नैना तिरुपत वेल है, फिर चौथे नंबर पे नर्मदा की बात है, और फिर नर्मदा की बात के बाद उसने नर्मदा के जिन जिन घाटों का मतलब जहाँ जहाँ जो जो घाट पड़े उन सबका उन्होंने वर्णन किया है। आगे का जो पार्ट सेकंड है वो मैं कल लेकर आऊँगी आपके लिए। ये मतलब नर्मदा की सौंदर्य जो किताब है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा पूरी करने में। कल नैना तिरुपत वेल पढ़ाऊँगी मैं, और फिर उसके बाद हम नर्मदा की बात करेंगे, फिर उसके सारे खंडों के बारे में, जितने भी खंडों में मतलब लेखक ने विभक्त करके इस पुस्तक को लिखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।